नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एफआईआर कटवाने भूतपूर्व सैनिक को सरहंगों ने दी जान से मारने की धमकी। बस में सवार महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग। बोर्ड परीक्षा के चलते नियमों का पालन न करने पर 3 डीजे वाहन सहित जब्त। और मध्य प्रदेश का बजट पास होने के बाद सरकार ने इसे बताया सबसे अच्छा, वहीं विपक्ष ने बताया चुनावी बजट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भूतपूर्व सैनिक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। भूतपूर्व सैनिक अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि वो बांस गांव गढ़ चौकी लालगांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई आलोक मिश्र के साथ अनुराग मिश्र, देवेश मिश्र, सौरभ मिश्र द्वारा लूटपाट करते हुए घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिस पर संदर्भित एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। उनका भाई 24 फरवरी से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती भी है, लेकिन एफआईआर करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वो रिपोर्ट वापस लेने के लिए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी अनुराग मिश्र के विरुद्ध पहले से ही 9 से 10 प्रकरण दर्ज हैं तथा अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी 2 से 3 और 4 प्रकरण दर्ज हैं। सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और सरहंग व्यक्ति हैं। इस संबंध में उन्होंने हमारे चैनल को बताया। घटना हमारे साथ हॉस्पिटल में है श्रीमान। हमारा भाई को जान से मारने के लिए 3 गुंडों ने हमला बोला था। अनुराग मिश्रा पिता श्री कृष्णानंद मिश्रा, देवेश मिश्रा पिता हर्ष नारायण, सौरभ मिश्रा पिता अवध बिहारी और ये भी तीनों ग्राम बांस, थाना गढ़, चौकी लालगांव, तहसील मनिगमा के रहने वाले हैं। और ये अभी भी हमारे एफआईआर दर्ज कराने के बाद आज भी ये खुलेआम घूम रहे हैं और हॉस्पिटल में हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों को, हमारी 90 वर्ष की मां है उसको भी जाके घर में धमकी दे रहे थे। और वहां पर जो है उन्हीं की बोलबाला है। अगल बगल हमारे घर है, हमारे बच्चे कहीं निकल नहीं पा रहे, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमने एसपी साहब के यहाँ भी दरख्वास्त एप्लीकेशन लगाया है कल। क्या मारपीट कैसे हुई, क्या घटना कैसे थी बताइए? मारपीट, हमारा भाई जो है निमंत्रण खाने के लिए परिवार में अनिल मिश्रा के घर में गया था। वहाँ से वो वापस आ रहा था, उसके गाड़ी के सामने इन्होंने बुलेट गाड़ी लगा के 2 व्हीलर और 3 आदमी खड़े हो गए और बोले कि मादर चोद तुम पैसा नहीं दे रहा है दारू पीने के लिए, मुर्गा खाने के लिए, और पैसा दे तुम। तो उसने बोला ना हमारे पास है ना मैं दूंगा, मैं किसान आदमी, मैं कौन सा नौकरी करता हूँ। तो उसके ऊपर राड और डंडे लेके बैठे हुए थे बुलेट की गाड़ी में और इन्होंने पीटना शुरू कर दिया अनुराग मिश्रा और सौरभ मिश्रा और देवेश मिश्रा। जैसा कि सुनने में आया है कि वहाँ कई लोग देख रहे थे लेकिन बचाव नहीं किए। वहाँ देख रहे थे, कम से कम 20 आदमी खड़े थे, इससे ज्यादा भी रहे होंगे, और कोई बीच बचाव नहीं किया। क्या वो क्षेत्र का बड़ा गुंडा है? क्या क्षेत्र का वो बड़ा गुंडा है, उसको दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, तीनों के ऊपर। एक के ऊपर कम से कम 1 दर्जन है और 2 अनुराग के ऊपर कम से कम दर्जनों हैं और देवेश के ऊपर 4-5 मुकदमे हैं, 4-5 उसके ऊपर है, सौरभ के ऊपर। तो पुलिस इनको नहीं पकड़ती क्या? पुलिस इनको कभी नहीं पकड़ रही। हमारे साथ दूसरी बार वारदात है, एक बार 2 बजे रात को साल के लगभग अंदर है और एफआईआर हमारा दर्ज है और उसमें भी कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग बारात में घर से। फिर आया चेन स्नैचिंग का मामला। इस बार बस में ही चेन स्नैचिंग हुई है। रीवा में चेन स्नैचिंग कोई नई बात नहीं है। जैसे जगह जगह किराने की दुकानें खुली हैं, मोबाइल की दुकानें खुली हुई हैं, वैसे ही चेन स्नैचर भी भारी तादाद में उपलब्ध हैं। बस इन्हें आप आसानी से पहचान नहीं सकते। अभी तक बाइकों से ही चेन स्नैचिंग होती थी, लेकिन अब नए तरह की चेन स्नैचिंग सामने आई है, जिसमें बस में बैठी महिला के गले से चेन छीन ली गई। मामला समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड का है, जहां हनुमना की ओर जा रही बस में महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। पीड़ित महिला कुसुमकली गुप्ता ने बताया कि वो शाहपुर जा रही थी, तभी अचानक एक युवक आया और उसकी चेन गले से छीनकर भाग गया। कुसुमकली ने तकरीबन 1 तोले की चेन पहनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्यवाही कर रही है। हमारा नाम कुसुमकली गुप्ता है। क्या घटना हो गई? समझे बस में बैठे रहे, खींच ली, नहीं पकड़ के लाइकिट मार खींच ली। क्या सोने की लाइकिट? हाँ, सोने की लाइकिट खींच ली ने मारो। कहाँ जा रहे थे? साईपुर जा रहे थे। हाँ, अभी जस्ट रिपोर्ट आई है। बस में महिला हनुमाना तरफ जाने के लिए बैठी थी और कोई अन्य यात्री के रूप में चढ़ा और उनके गले का लॉकेट छीनकर
भगा है, जिसमें रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जा रही है और उसके तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करने पर 3 डीजे सेट्स को वाहन सहित जब्त कर लिया गया। जैसे कि आपको पता है कि 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मार्तन स्कूल प्रांगण में भारी भीड़ देखने को मिली। छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा देने उमड़ पड़े। परीक्षा के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा तिथियों में डीजे 10 बजे के बाद बंद कर देना अनिवार्य है, लेकिन डीजे संचालकों द्वारा पालन नहीं किया गया, इसलिए उनके डीजे जब्त कर लिए गए, साथ ही उनके वाहन भी खड़े करा लिए गए। हालांकि गलती इसमें सिर्फ डीजे संचालकों की नहीं होती, डीजे संचालकों के साथ अक्सर अभद्र व्यवहार किया जाता है। युवा नशे में धुत रहते हैं, उसके बाद उनसे जबरदस्ती डीजे बजाने को कहा जाता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि दोनों तरफ से बराबर की कार्यवाही हो। डीजे संचालकों के साथ साथ जो लोग जबरदस्ती बजाने के लिए परेशान करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये डीजे सेट पूरा पिकअप पे लोड होके जो बारात में चलाते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वरिष्ठ अधिकारी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भी 10 बजे के बाद ये ध्वनि प्रदूषण ना हो, ऐसी गाइडलाइन जारी की गई हैं। उसके तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कल 3 डीजे सेट में वाहन के जब्त किए गए हैं। ये अपने समान क्षेत्र से, मेन रोड से बाणसागर तिराहे के पास से जब्त किए गए हैं। महापौर रीवा ने आज शहर के ऐतिहासिक स्टेचू चौराहा और ऋतुराज पार्क का भ्रमण किया। महापौर अजय मिश्र बाबा ने कहा कि ऐतिहासिक ऋतुराज पार्क और वेंकटरमन की मूर्ति का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे शहर की आने वाली पीढ़ी को अपने क्षेत्र के महान लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए। रीवा शहर में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में अभी सब नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसके सौंदर्यीकरण के बाद जब भी कोई सैलानी आएगा, देखेगा, तो उसे सुखद अनुभूति होगी। अभी आपने निरीक्षण किया है ऋतुराज पार्क और स्टेचू चौराहा का, क्या इसमें? देखिए, ऋतुराज पार्क का भी हम लोग सौंदर्यीकरण का टेंडर करवा रहे हैं। उसमें बास्केटबॉल और कबड्डी का ग्राउंड बनना है। जो बिल्डिंग है उसको रिनोवेट करके उसको नए ढंग से उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करना है। और जो ये महाराजा वेंकटरमन सिंह का स्टेचू है, ये हमारे रीवा की एक धरोहर है। ये पुरातत्व धरोहर है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये रीवा रियासत के कौन कौन राजा थे। ये यहाँ वेंकटरमन सिंह महाराज की स्टेचू बनी है। किला में महाराजा गुलाब सिंह जी की बनी है और एक महाराजा मार्तन सिंह की हम लोग लगवा रहे हैं। तो ये हमारे रीवा की धरोहर है और धरोहर का सहेजने का काम हम आने वाली पीढ़ी को करना चाहिए। तो हम लोग वो पीढ़ी हैं जो इसको सहेज रहे हैं, इस धरोहर को सुरक्षित कर रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। ये जो यहाँ पर पानी भर जाता है तो इसकी फर्श की हाइट उठाई जाएगी, ये जाली हटाई जाएगी, यहाँ से इसमें सुंदर जाली लगाई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन होगा, लाइट बनेगी, बाउंड्री वाल थोड़ा सा अंदर करना है और मूर्ति की साफ सफाई कराना है। जो सामने पेड़ आ गए हैं जिसके कारण यह मूर्ति दिख नहीं रही है, उसको हटवाना है। इस तरह करके ये और उसके पीछे का फाउंटेन, दोनों चीज़ जब हो जाएगा तो पीछे का फाउंटेन चलेगा और सामने जब मूर्ति और इसकी गार्डन की दोनों की सेम लाइटें हो जाएंगी तो जो भी पर्यटक आएंगे रीवा में वो इसको देखेंगे। ऐसे पद्मर पार्क का रिनोवेशन हो रहा है, तो जो हर गैलरी की पद्मा है उसको भी हम लोग सौंदर्यीकरण में ले रहे हैं, वहाँ भी लाइट वाइट लग जाएगी। तो ये एक घूमने का जो रीवा का घंटाघर है, इसके सौंदर्यीकरण के बाद अगला चरण हमारा घंटाघर का सौंदर्यीकरण होगा, उसकी घड़ी होगी। ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। रीवा सुंदर लगना चाहिए, रीवा स्वच्छ होना चाहिए और रीवा के लोग स्वस्थ होना चाहिए। ये परिकल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया जो पूरी तरह से चुनाव पर फोकस रहा। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका तकनीकी रूप से पालन होना शायद संभव नहीं। कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं हमेशा खोखली होती हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इसे अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया है और कहा है कि वो हमेशा जनता के हित में काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना है दोनों का, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये गरीब के कल्याण का बजट है, ये मां बहन और बेटी के उत्थान का बजट है,
ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट, क्योंकि जनता से भी सुझाव लिए गए। लगभग 14,000 सुझाव, हमारे 4,000 से अधिक सुझाव हमारे पास आए थे। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। जो संकल्प को पूरा करने का बजट है, नई आशा और विश्वास जगाने वाला बजट। मित्रों, ये बहुत संतुलित बजट है, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे इंफ्रा के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, उसका प्रावधान इस बार 56,256 करोड़ रुपया किया गया है, पिछली बार से 15% ज्यादा। तो एक तरफ अधोसंरचना विकास का भी बजट है, तो दूसरी तरफ जनता के कल्याण के लिए। मित्रों, मां, बहन, बेटी मतलब महिला, आधी आबादी, उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि अब तक का ये सबसे ऐतिहासिक कदम और मन किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किया गया है, कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया गया है, प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान किया गया है, गांव की बेटी जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है, महिला स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण मिल जाए, क्रेडिट लिंक मिले, उसका ब्याज भरने के लिए प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के 1,02,976 करोड़ रुपया महिला कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। यह अभूतपूर्व है। मैं एक और बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 1 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बार एक नई योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, जो शासकीय स्कूल में 12th क्लास में अपने स्कूल में पहले नंबर पर आएगी, उस बिटिया को स्कूटी प्रदान की जाएगी। रोजगार के लिए 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पर भर्ती चल ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त स्वरोजगार की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान और अपने नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। उसी की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में ये बड़े स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश का बजट आया है। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जैसी उम्मीद थी ये बिल्कुल वैसा बजट जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकली और जिस तरीके से उसका विरोध किया गया, और वो ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बन जाएगी। तो डरी हुई सरकार जो बजट दे सकती थी वो बजट इन्होंने दिया। शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं हमेशा की तरह खोखली हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट पिछली बार 2,73,000 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 3,14,000 करोड़ कर दिया, और मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है 3,29,000 करोड़। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बजट बनाती होगी सरकार
जो अपने बजट से ज़्यादा जिस पे कर्ज, सबसे बड़ी बात है कि उस कर्ज से निपटने की कोई योजना नहीं है। 1 लाख की जो रोजगार की बात की गई, इसका रोड मैप क्या है, कैसे आप दोगे? आप जापान अमेरिका का नाम लिख देने से थोड़ी जापान अमेरिका आपको ले लेगा। आपके पास रोड मैप क्या है उस लोगों को नौकरी देने का? घरेलू गैस के रेट बढ़ा दिए गए। जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो अब ये 1000 रुपये महिलाओं को देंगे तो दूसरे हाथ से वापस लेना। तो ये वापस लेने के तरीके हैं कि आपने घरेलू गैस महंगी कर दी। बजट कुल मिलाकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेहद निराशाजनक बजट है। महंगाई से लड़ने का कोई उपाय इस बजट में नहीं है और न कर्ज में डूबी हुई मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज मुक्त करने की कोई योजना आई हुई है। मेरे ख्याल से बजट पूरा निराशाजनक है। ओंकारेश्वर धाम की बात करते हैं। राम गमन पथ का क्या हुआ? राम गमन पथ की जो प्रोजेक्ट था, जो कमलनाथ जी की सरकार ने लाया था, उसको क्यों छोड़ दिया गया? दूसरी चीज, किसानों की ऋण माफी से क्यों भाग रही है सरकार? 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ किया कमलनाथ जी ने। अब शेष 27 लाख किसान बचे थे, 7,000 करोड़ का लोन था, उसके बारे में क्या सोचा? किसानों को राहत देने की क्या कोशिश की गई? मूल्य खेती का बहुत बढ़ गया है और खेती की लागत बढ़ गई, खेती की इनकम घट गई। इसके लिए क्या उपाय? कोई भी उपाय नहीं किया। पूरा तरीके से एक निराशाजनक बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी और जिस तरह से बजट रहा, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी एलिगेशन लगाया कि सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रख के बस चीजें डिलीवर कर दी। इससे कितना सहमत है और क्या सिर्फ इलेक्शन पे फोकस है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करना है उस पर कोई ऐसी प्रपोज बात नहीं है? देखिए, कुल मिलाकर जैसा इस बार केंद्र सरकार का बजट था, जिसमें पूरा हाईलाइट केवल उन्होंने टैक्स पे करके बाकी सारे जवाबों से बच गए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये बजट है, चुनावी बजट है। ना तो इसमें कोई विकास का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोड मैप दिखाई दे रहा है, ना युवाओं को रोजगार दिखाने का हो रहा है और ना ही महंगाई से निजात पाने का कोई तरीका बता रहा है। कांग्रेस ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, कमलनाथ ने भी आज कहा कि 1500 रुपये महीने महिलाओं को देंगे। उसमें ये कैटेगराइज नहीं करेंगे कि लाडली लक्ष्मी, जो बीजेपी ने किया था उन्होंने कहा ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन 1500 रुपये फिक्स हम हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। यहाँ तो बीजेपी निकाल रही है जो भी महंगाई। देखिए, कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की बात में बहुत आता है। कमलनाथ जो बोलते हैं वो कमलनाथ करते हैं। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की। शिवराज सिंह चौहान तो राह चलते घोषणा करते हैं। उनको तो आप पूरे टाइम को अपने को खुद ही कहते हैं कि घोषणा की मशीन है, वो मशीन है, वो अपनी डिलीवरी देती रहती। घोषणा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही इसकी चिंता उन्होंने कभी की नहीं। चौहान सर और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह घोषणा करते रहते हैं, उनकी घोषणा से कोई अंतर नहीं है। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में दिनांक 28 फरवरी 2023 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत फरवरी माह की संगोष्ठी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीपी पांडे के आयोजकत्व में एवं अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के संयोजकत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान प्रथम वक्ता श्री चंद्रकांत तिवारी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक सीएम राइज स्कूल रीवा ने देशभक्ति के लिए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया एवं बलिदानियों की गाथा सुनाई। द्वितीय वक्ता के रूप में श्री परमजीत सिंह डंग, युवा समाज सेवी, जिन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में आपसी भाईचारे के साथ साथ अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए एवं जिस स्थान पर आप हैं ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र पांडे, डॉक्टर स्मृति, श्रीमती शीबा, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर शांति, श्रीमती पूनम एवं डॉक्टर संजय महत्वपूर्ण योगदान देते हुए छात्र छात्राओं ने सभी वक्ताओं को ध्यान से सुना। इंडिया में बनती है, दैट इज सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब आत्मनिर्भर भारत में एक प्रोसीजर्स हैं जो हमारे भारत में ही चीजें बने,
भारत के ही लोग उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग विदेशों में जाएं। दैट इज स्टॉप मोर इंपोर्ट्स बट डू मोर एक्सपोर्ट्स। तो हम उसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आजादी के 75 साल हो गए, बहुत चीजें बदल गई हैं। कुछ इतिहास, कुछ चीजें आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने टीचर्स और त्रिपाठी जी ने भी बहुत सी चीजें बता दी, क्योंकि मैं इतना अच्छा वक्ता है लेकिन मेरी नॉलेज बहुत कम है इस चीज को लेकर। हम करंट अफेयर्स और करंट चीजों पे 5-7 मिनट बात करेंगे। जन्म भारत में हुआ यह याद होना चाहिए, है भारतीय के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए, है भारतीय के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए, है भारतीय के। यूं तो धरातल पर हम ही ज्ञान गंगा लाए हैं, यूं तो धरातल पर हम ही ज्ञान गंगा लाए हैं, खुद को प्रकाशित कर जगत को रोशनी दिखलाए हैं। फिर हमारा दीप भी कुछ देर मध्यम हो चला था, देश के नरश्रेष्ठों के जतन से फिर वो चला था। फिर यही नवज्ञान का आगाज होना चाहिए, है भारतीय के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए, है भारतीय के पुत्र खुद पर नाज होना चाहिए। और देश के आंतरिक व्यवस्था में, आंतरिक सुरक्षा में, आंतरिक भाईचारे में जो सबसे बड़ी समस्या है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये पंक्तियां हम करेंगे श्री परमजीत सिंह डंग जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य अभी 4 दिन पहले किया है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपने ब्लड डोनेशन भी करवाया और जो घायल थे उनको अस्पताल तक पहुंचाया भी और ट्रीटमेंट भी कराया। लोग अपना तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम अपने महाविद्यालय की ओर से आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत खुश नसीब है कि आपको आज सुनने का मौका मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच। देवास चौराहे पर नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया। क्योटी कैनाल वितरिका उपसंभाग क्रमांक 2 रीवा में पानी न छोड़ने से किसानों की गेहूं की अन्य फसलें सिंचाई के अभाव में सूख रही हैं। जैसा कि फरवरी माह में ही मौसम गर्म हो गया है, ऐसे में किसानों को फसलों के लिए पानी अत्यंत जरूरी हो गया है। उक्त कैनाल में महीनों से पानी की आवक बंद है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि देवास सहित आसपास के गाँव के किसान लगातार शासन प्रशासन से सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़े जाने की मांग करते रहे। किसानों ने कलेक्टर, एसडीएम सिरमौर एवं संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। इसके बाद भी पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे नाराज किसानों ने देवास चौराहे पर सड़क में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह, किसान नेता गया प्रसाद मिश्र, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखू, अभिषेक कुमार पटेल, शोभनाथ कुशवाहा आदि ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार किसानों से दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। यदि शीघ्र कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जाता तो संबंधित विभागों के कार्यालय में अधिकारियों को घेरने का काम किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही केवल और केवल शासन प्रशासन की होगी। जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत क्षेत्र में जो केवटी केनाल है वो लगभग 1 माह से बंद पड़ी है। वहां देवास सहित तमाम फूल देवास माला के किसान जो है पीड़ित हैं, गेहूं की फसल सूख रही है और किसानों ने कलेक्टर से लेकर के एसडीएम सिरमौर तमाम आला अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को पत्र सौंपा, पानी चलाने की मांग किया नहर के अंदर, लेकिन प्रशासन ने पानी नहीं चलवाया, जिसको लेकर के आज देवास चौराहे पर किसान आंदोलित हैं, सड़क में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के और जिला प्रशासन की इस कृत्य की निंदा करता है और ये मांग करता है कि यदि शीघ्र नहर में पानी चालू नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा तमाम आला अधिकारियों के बंगलों का घेराव करेगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में कलेक्टर एसपी के निर्देश पर जिला अस्पताल में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज 1 मार्च को वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये आयोजन रीवा जिला अस्पताल में किया गया। इस रक्तदान शिविर में एसडीएम अनुराग तिवारी सहित कई अधिकारियों ने रक्तदान किया है। वहीं कल पुलिसकर्मी भी रक्तदान के लिए आगे आए। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एसडीएम अनुराग तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रक्त देने से कोई भी कमी नहीं होती, ना ही कोई कमजोरी होती है। रक्तदान महादान कहलाता है, इसलिए सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। ये जिला अस्पताल में आज 1 मार्च को वृहद स्तर पे जो रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, इसमें लोगों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोग, सब लोग यहाँ पर हैं और हम लोग सब लोग मिलकर रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे रक्त की कमी को जिले में पूरा किया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सर, रक्त जैसे लोग भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी और भी कई चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान करना बल्कि स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लोगों को रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि ब्लड की कमी यदि कभी कहीं पर हो तो उसको पूरा किया जा सके। लगभग कितने यूनिट डोनेट हो चुका है और कितना होगा? अभी ये डेटा हम देख के बताएंगे, अभी एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।